होगी आस। बजट पर देश की उम्मीदों पर आधारित हमारा खास शो बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बात। सेना प्रमुख ने कहा, आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में एसआईटी गठित। दरभंगा से टीम जांच के लिए मौके के लिए रवाना। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हुए शामिल। कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी पार्टी। कहा, सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोदी सरकार में। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के घोटालों को लेकर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मैसूरू जमीन घोटाले में मांगा सीएम का इस्तीफा। कहा, कर्नाटक सरकार बन गई है कांग्रेस हाईकमान का एटीएम। लखनऊ में कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, निश्चिंत रहें, खुश होकर घर जाएं। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खिले लोगों के चेहरे। कहा, योगी है तो यकीन है। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी कोटे उर्बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन और वर्तमान ऑपरेशन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोडा मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि डोडा में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की मौत से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद के संकट को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा जिले में सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को हर हाल में विफल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में ये मुठभेड़ देर रात शुरू हुई थी। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उड़बागी में संयुक्त घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और उसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल भी घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं और लगातार वहां पर तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू से हमारे संवाददाता ताहिर नदीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ पहचान हो पाई है और किस तरह से जो तलाशी अभियान है वो भी तेज़ हुआ है? जी मैम, इस वक्त जो है तलाशी अभियान तो चल रहा है, लेकिन पिछले जो है करीबन अब 19 घंटे होने को आए हैं। फायरिंग की कोई आवाज, कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, कोई फायरिंग की आवाज नहीं आई है, गन शॉट नहीं सुने गए हैं। जबकि हेलीकॉप्टर हावर कर रहे थे सुबह 9 बजे से ठीक 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक हेलीकॉप्टर चल रहे थे। अब उनकी मूवमेंट भी रोक दी गई है हेलीकॉप्टर की। हालांकि चारों तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, स्पेशली आर्मी है, उन्होंने चारों तरफ से पूरे इस एरिया को, फॉरेस्ट का बहुत वास्ट एरिया है, करीबन 30 किलोमीटर के एरिया को इन्होंने घेर के रखा है और उनका ये कहना है कि मिलिटेंट इसी एरिया में, हालांकि बहुत बड़ा एरिया होल्ड अप है और उनका दृढ़ संकल्प है कि वो यहाँ से उनको बाहर नहीं जाने देंगे। हालांकि हेलीकॉप्टर की मूवमेंट को जो पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप किया जा रहा था या बाकी जो सीनियर ऑफिसर आ रहे थे वो सिचुएशन को एसेस कर रहे थे पूरे फॉरेस्ट एरिया में, जो ये देसा फॉरेस्ट एरिया है लाल दमन के पास, जहाँ पे रात को ये आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 4 फौजी शहीद हुए हैं। वहां पर इस वक्त जो है घेराबंदी की गई है पूरी तरीके से तीनों तरफ से और पूरा जो है हेलीकॉप्टर के अलावा जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी तक रात के बाद, जो आधी रात के बाद जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद अभी तक कोई गन शॉट नहीं सुना गया और मिलिटेंट या टेररिस्ट के साथ अभी तक संपर्क साधा नहीं गया है, उनके साथ कोई लिंक नहीं हो पाया है, उनको लोकेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ऊंचे पेड़ हैं और नेचुरल केव्स यहाँ पे बहुत हैं और उतने इफेक्टिव यहाँ पे जो ड्रोन्स नहीं है क्योंकि पेड़ों की हाइट करीबन 200 फीट तक भी जाती है। जो सिडार और पाइन ट्रीज हैं बहुत ऊंचे दरख्त होते हैं, इसलिए वो 200 फीट से नीचे हाइट पे ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते। इस वजह से लोकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सक्षम है आर्मी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन पहले भी हुए हैं और इस दफा जो है वो जिस तरीके से आर्मी ने राउंड अप किया है एक्स्ट्रा फोर्सेस को, 16 कोर नगरोटा से मंगवाया गया है, जो भद्रवा से राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट हैं भद्रवा में है, घाट में है और किश्तवाड़ में है, उनको भी लाया गया है और उनको उनसे जो एक्स्ट्रा फौज आई है वहां से आई है। तो चारों तरफ से घेरा गया है और ये कहा जा रहा है कि अब की बार उनको वहां से इस एरिया से, जो फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे होल्ड अप है इस वक्त टेररिस्ट, उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। ये जो पूरा इलाका है बेहद कठिन इलाका है, दुर्गम इलाका है, संवेदनशील इलाका है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो भी अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं और इसी की वजह से जो तमाम सुरक्षा का अमला है वहाँ पर लगा हुआ है और लगातार हर तरीके से वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नदीम,
जी बिल्कुल, बहुत ही कठिन है यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने कहा कि टेरेन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, और जो जहाँ पे इस वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ये समंदर तट से 7,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो और डेंस फॉरेस्ट है कि उनके साथ केव्स और टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो बाहर से दिखता है, जो कश्मीर वैली की अलग से बात है, वो पूरी वैली है, प्लेन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ पे इवन जो है मूव करना, एक दफा अगर जंगल में चले जाएं, इतने ऊंचे दरख्त है कि आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन भी रखना बहुत मुश्किल होता है। वो गैजेट्स के साथ ही आपके पास कंपास है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उन्हीं के सहारे आप जंगल में ट्रेवर्स कर सकते हैं, चल सकते हैं, और विजिबिलिटी बहुत कम होती है। आपको 15 या 20 मीटर के आगे कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, दिखता है, क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट है कि आपकी विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। उस वजह से बहुत टफ है, लेकिन सक्षम है भारतीय फौज। उन्होंने पहले भी कहा कि हम इस तरीके के ऑपरेशन कर चुके हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसा ही एक ऑपरेशन जो 2003 में। नदीम, ये भी जानना चाहेंगे क्या आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सुबह जो ट्वीट आया था, जो कश्मीर टाइगर्स करके जो ऑफशूट है जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट है, उन्होंने ऑन किया है। उन्होंने ये ऑन किया है कि हमने ये जो टेररिस्ट अटैक है वो हमने कैरी किया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से जितने भी आपका ये जो 5वां टेररिस्ट अटैक है, वो सब के सब वही जो कश्मीर टाइगर्स है वो ऑन करती आ रही है। और बाकी जो यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, हिजबुल मुजाहिदीन या हरकतुल मुजाहिदीन या लश्कर, उन्होंने ऑन नहीं किया, जबकि जैश की जो ऑफशूट है कश्मीर टाइगर्स, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ऑन किया है कि उनका ये है और ये पाकिस्तान बेस्ड है। चलिए, तलाशी अभियान लगातार जारी है नदीम, बेहद ये सघन इलाका है, और कहा है रक्षा मंत्री ने भी और उपराज्यपाल में भी, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के साथ। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने बताया कि क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पंचायत में 5% आरक्षण ग्रुप बी के लिए भी करने की बात कही। आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और दलितों के हक के पैसे से चुनाव लड़ा है। कर्नाटक सरकार हाईकमांड का कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया। मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है, इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि बीते 1 साल में घोटाले और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक सरकार को कांग्रेस आलाकमान का एटीएम करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए सीएम सिद्धारमैया पर सवालिया निशान लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। सिद्धारमैया को ऊपर एफआईआर डालना था, लोकायुक्त प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है
दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। 2 केस में सिद्धरामैया का इस्तीफा हम मांग रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। खुद दोषी है मुख्यमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री खुद दोषी है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की हत्या उनके घर में हुई। उनका शव क्षत विक्षत हालत में मिला। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार में अब जिला पंचायत में है। दरभंगा के SSP ने इसकी पुष्टि की है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में SIT का गठन कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या की सूचना मिलते ही वे मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके पिता जीतन घर पर अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का करीब 8 वर्ष पहले निधन हो चुका है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अब जिला पंचायत में है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हैं। मुकेश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। बिहार के दरभंगा में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर एक अलमारी पाई गई है जिसकी जांच की जा रही है। मामले में SIT का गठन कर दिया गया है। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जांच की जा रही है। पटना से एक STF की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक SIT का गठन किया गया है। उस SIT में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी SIT में शामिल किया गया। आसपास के CCTV फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहाँ से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। दिल्ली में आज टेलीकॉम मंत्रालय के अंतर्गत एडवाइजरी कमेटी मेंबर्स की मीटिंग हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से उनकी राय ली गई है और भविष्य में टेलीकॉम सेक्टर को प्रधानमंत्री के विजन के तहत आगे ले जाया जाएगा। These 6 committees are the backbone of the communications sector in India, and by forging these committees, we hope to take the sector forward, realizing Prime Minister's goal of creating
not only an Atmanirbhar Bharat, but a telecom superpower within India that will hopefully transcend our boundaries in the days to come. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हेमंत बिस्वा तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इसके अलावा रांची विधानसभा क्षेत्र के विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। रांची में आगामी 20 जुलाई को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना है। वहीं रांची पहुंचने पर हेमंत बिस्वा का रांची हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार को हराएंगे और भाजपा की डबल इंजन सरकार लाएंगे। सरकार बनाना है भाई झारखंड में। झारखंड में बढ़िया से बीजेपी का सरकार बनाना है। ये जो राज चल रहे हैं ना, इसका जगह में बीजेपी का डबल इंजन सरकार आना है। मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से तो मैं रिसर्च होने आया हूँ। लोकसभा में इतना बढ़िया रिजल्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ आने से, झारखंड आने से मैं थोड़ा खुद रिसर्च हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। ई मोबिलिटी फ्यूचर है। मार्केट में कई नए ई व्हीकल्स आ गए हैं। भारत में ई मोबिलिटी की इसका क्या भविष्य है और देश ई व्हीकल्स को लेकर प्रगति के किस स्तर पर है, इसे लेकर डीडी न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद से विस्तार से बातचीत की। सबसे पहले तो ये बताइए, जो एक नया आप लोगों ने पेपर निकाला है R&D और ई मोबिलिटी पे, इसके बारे में बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। हाउ वी कैन डिक्रीज our dependency on the imported technology, or how we can see that India can be in a leading position in next 5 years. इसमें जो आप चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं बार बार, वो टेक्नोलॉजी अभी कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे उस पर काम की ज़रूरत है। तो क्या आपका ऑफिस यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लेके आ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। इस रोड मैप पे हमने वो टेक्नोलॉजीज़, वो R&D को आइडेंटिफाई किया है जो अभी TRL 2 और 3 पे भी नहीं है। उनको हमें रिसर्च R&D से लेकर TRL 1 से 4 ले जाना है, फिर उसको आगे बढ़ा के 5, 6, 7 जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए, और उसके बाद हमारे को बिजनेस के साथ मिलकर, इंडस्ट्रियल फंडिंग के साथ मिलकर आगे ले जाना है। सो इट्स ए होल चेन ऑफ R&D एफर्ट। ग्राफीन को लेके देश कितना अग्रसर है, कहाँ पे इस वक्त हैं हम इस टेक्नोलॉजी को लेके? देखिए, ग्राफीन जैसे आप जानते हैं कि 1 या 2 या 5 लेयर कार्बन को आप ग्राफीन कहते हैं। ये हमारा जो नैनो मिशन था DST का, उसमें इस पे फोकस था, पर उसको टेक्नोलॉजी पे फोकस अभी कम हुआ है। तो अभी एक स्टेज आ गई है कि हम हाई क्वालिटी ग्राफीन, लाइक फ्यू लेयर्स ऑफ कार्बन लेयर्स को हम कैसे मास प्रोड्यूस करें और कैसे इसका रिप्रोड्यूसिबली प्रॉपर्टीज़ आए। जब वो आ जाएंगी तब आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा। कुछ रिसर्च ग्रुप्स में काफ़ी हाई मैच्योरिटी है, और कुछ जैसे और भी हैं ONGC या कुछ, उसमें उनके भी एफर्ट्स हैं। CSIR लैब में हैं, DST की लैब्स में हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इन सब को मिला के हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे TRL 5 से ऊपर ले जाएं। अभी कम है इससे, और इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये कब तक ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होने की उम्मीद है? सी, TRL अगर आपका 3, 4, 5 आ जाता है, उसके बाद इट्स अ डिफरेंट गेम, एंड दैट इज़ व्हाट वी वुड नीड academia industry partnership along with national labs on this graphene mission. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। ये थे प्रोफेसर सूद, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। कह रहे थे कि जिस तरीके से ई मोबिलिटी है वो फ्यूचर है, और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इस पे काम कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पंत नगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे स्थित मकानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें, खुश होकर घर जाएं। पंत नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने कहा कि फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमि पर बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आम जन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में साफ सफाई और जन सुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए। इसके अलावा प्रभावित परिवारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवरबेड विकसित करने में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रभावित परिवारों ने खुशी जताई और कहा, योगी है तो यकीन है। इस बारे में नारे भी लगाए। उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का एक भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना अधिसूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है, उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी को तरफ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुकरेल नदी को प्रदूषण मुक्त एवं पुनर्जीवित करने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा विगत दिनों NGT के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अधिसूचना 2016 के क्रम में उक्त कार्यवाही की जा रही है। कुकरेल नदी के 2 प्लेन चिन्हित किए गए हैं, पहला नदी तल और दूसरा फ्लड प्लेन जोन। रिवरबेड लगभग 35 मीटर चौड़ाई में तथा फ्लड प्लेन जोन नदी किनारे से 50 मीटर तक सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है। फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के संबंध में कई मिथ्या तथ्यों को प्रचारित किया जा रहा था, जिसे लेकर स्थानीय जनता में भय और भ्रम का माहौल था। और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला और किस तरह से ये जो भय की स्थिति है वो लोगों में क्यों व्याप्त हो गई थी? हालांकि योगी आदित्यनाथ से मिलकर लोगों का ये कहना है कि योगी है तो यकीन है। देखिए रमा, ये पूरा मामला है क्योंकि अकबर नगर में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। जो कुकरेल नदी का जो हिस्सा था, हालांकि अकबर नगर में जो मकान बने थे वो सरकारी लैंड पर बने थे, नजूल लैंड पर बने थे, जिनको गिराया गया था। पंतनगर में निजी भूमि थी जिसको खरीद करके जिस पर रजिस्ट्री करा करके लोगों ने अपने मकान बनाए थे और लगातार 2 दिन से रो रहे हैं। बच्चे बेहाल थे कि अगर रजिस्ट्री के कागज नहीं माने जाएंगे तो हम किसको सच्चाई माने, मकान क्यों गिराए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से समझे और मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी। एक बड़ी बात जो निकल करके आई, जो अफसरशाही कर रही थी और मुख्यमंत्री उसकी निगाह से देख रहे थे, हमें लग रहा है कि सरकार उससे ऊपर उठी है। जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह आज के 2 फैसले हैं, एक तो जो शिक्षकों के अटेंडेंस का था कि डिजिटल अटेंडेंस होगा, उससे सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और 2 महीने में वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। दूसरा फैसला ये है जो पंतनगर का है, जहाँ निशान लगा दिए गए थे और 10 दिन से वो लोग परेशान थे कि कब मकान गिरा दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो दोनों जगह पर जो अफसरशाही थी, जो अफसर नियंत्रित कर रहे थे ऐसी चीजों को कठोरता के साथ, और ये माना जा रहा था कि लोकतंत्र इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री की शायद उस पर निगाह गई है, क्योंकि सांसदों विधायकों ने जिस तरह मुख्यमंत्री से बात की, उनको पत्र लिखे हैं, उससे सारी चीजें साफ हुई हैं कि अफसरशाही जो ऊपर उठकर लोकतंत्र में काम किया जाए, तभी अगले चुनाव में ठीक बेहतर परिणाम आएंगे। तो 2 निर्णय ऐसे हैं जिनसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी निगाह से
या जो नेता है, जनप्रतिनिधि, उनकी निगाह से प्रदेश को देखना शुरू कर रहे हैं। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, जो लोग उनसे मिले उनकी चिंताओं का निस्तारण तो हो गया, लेकिन जो लोग अभी ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं, लेकिन उनके भी जो मकान है या आवास हैं या जो भी उनके निर्माण हैं, अगर उस क्षेत्र में आते हैं तो उनमें किसी तरह का भय ना फैले या इस तरह की गलतफहमी ना हो, इसके लिए अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए रमा, एक चीज तो क्लियर कर दी मुख्यमंत्री ने बैठक में, क्लियर कर दी कि जिन लोगों की रजिस्ट्री है, जो निजी भवन पर, निजी भूमि पर भवन बनाए गए हैं, उन पर निशान नहीं लगाया जाएगा। अगर निजी भवन भी आवश्यक हुआ कि लिया जाएगा तो उसका पहले मुआवजा सरकार देगी, उसके बाद देगी। एनजीटी ने जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे वो 35 फुट तक पूरा हो रहा है, उसके बाद जो भवन बने हैं उन पर इंटरफेयर कोई नहीं है। उन्होंने कहा जो निशान लगाए गए उनको मिटाए। और दूसरी बात कही कि जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की सिंचाई विभाग के, उनकी भी जांच हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि निजी मकानों पर उन्होंने निशान लगाया कि गिराए जाएंगे। ये भ्रम कैसे फैला, ये इस तरीके का माहौल कैसे क्रिएट किया गया, तो शायद उनकी भी जांच संभव हो कि निकट भविष्य में हो कि ऐसा माहौल बनाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि नहीं सारे मकान गिरा दिए जाएंगे, यहाँ कोई रह नहीं पाएगा। तो इसकी भी जांच संभव है कि रमा जल्दी ही होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी लोग हैं वो वहाँ पर विजिट करेंगे, वहाँ पर स्थितियों को देखेंगे, वहाँ पर लोगों को बताएंगे भी, और इसके साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई अधिग्रहण होता भी है तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मान लीजिए उस परिधि में फ्लड जोन में या नदी के किनारे में किसी की निजी जमीन है और उस पर निर्माण हो गया तो उसको पूरा मुआवजा दिए बिना नहीं हटाया जाएगा। यानी उनकी चिंताओं को देखिए, सामान्य लोग थे जो शहरों में आकर बसे और उन्होंने अपनी रजिस्ट्री कराई, धीरे धीरे मकान बनाए। ये सरकारी लैंड पर नहीं बसे, इन्होंने निजी जमीन पर मकान बनाए थे। और तब तक क्या कर रही थी ये जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, ये क्या कर रहे थे, एलडीए के लोग क्या कर रहे थे, जब वहाँ नाली, पाइप, खरिंजा और पट्टिका लग रही थी बड़े बड़े नेताओं, तभी क्या कर रहे थे। तो ये सारी चीजें चिंता का विषय है और इन पर जांच होनी चाहिए कि पहले क्यों नहीं किया जाता। जब कोई मकान का निर्माण हो जाए तो परिस्थितियां क्यों आती, और फिर निजी भूमि पर जो मकान बने हैं उन पर लाल निशान कैसे लगाए गए कि गिराए जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो मुख्यमंत्री की निगाह में आई हैं, हमें लग रहा है कि अब आने वाले समय में इस तरीके की घटना कोई अधिकारी नहीं कर पाएगा और उस पर निगाह रहेगी। जो एलडीए बीसी थे उनको डीएम औरैया बना दिया गया, दूसरे एलडीए बीसी बनाए गए हैं। तो जाहिर है कि कुछ चीजें ऐसी आई होंगी जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई होंगी, तभी एलडीए बीसी को हटाया गया है। उसके बाद इन लोगों से मुलाकात की गई और इनके लिए भी आज होली या दिवाली जैसा त्योहार है कि जब इनके मकान बच गए हैं, इनकी जिंदगी बच्चों की बच गई कि पढ़ाना है, लिखाना, उस दौर में मकान कैसे बनवाते, धीरे धीरे करके मकान बनवाए, तो एक खुशी का पल है उनके लिए भी। रमा जी रामेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय को जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनाती दी गई थी। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया था। अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय वर्ष 2012 बैच के अफसर हैं। मामले की जांच के लिए एक अलग से उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। वहीं सरकार की ओर से ये डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। इस विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। माना जा रहा है शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मौलाना तौकीर रजा ने 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया। तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह कराया जाएगा। तौकीर रजा ने बताया कि इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की अनुमति भी मांगी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को सुबह 11 बजे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन और निकाह होगा। हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। सिर्फ इसलिए काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार भी उनके बयान पर हलचल तेज हो गई है। कौन है मौलाना तौकीर रजा, आइए जानते हैं। तो बरेली के एक धार्मिक नेता हैं मौलाना तौकीर रजा। साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थामा। बरेली में 2010 में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार भी हुए मौलाना तौकीर रजा खान और 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का समर्थन इन्होंने किया था। और इसके बाद अखिलेश यादव की सरकार ने 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष भी इनको बनाया था। तो इन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय भी करने का ऐलान किया। साल 2014 में तौकीर रजा ने बसपा को समर्थन दिया था। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा भी इन्होंने जारी किया था और लगातार जो है इनके बयान रहते हैं चर्चाओं में। तस्लीमा का सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी मौलाना तौकीर रजा खान ने और अब इनके बयान से फिर से घमासान मच गया है। हिंदू समूहों ने आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू समूहों ने ये कदम मौलाना तौकीर द्वारा सामूहिक विवाह के जरिए सामूहिक धर्मांतरण की घोषणा के बाद उठाया है। हिंदू समूहों ने इस संदर्भ में बरेली के डीएम से मुलाकात की और उनके कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामला में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए आज नई बेंच का गठन किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। अब 29 जुलाई को मामले में आगे की सुनवाई होगी। सिसोदिया करीब 16 महीने से जेल में बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सीपीआई माओवादी मगध जोन पुनरुद्धार मामले में 5वें अनिल यादव उर्फ छोटा संदीप उर्फ मंटू का नाम आरोप पत्र में दर्ज किया गया है। छोटा संदीप पर आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने पहले बिहार के मगध क्षेत्र में नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबंधित नक्सली संगठन के प्रयासों के संबंध में पिछले साल 26 सितंबर को दर्ज मामले में 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए की जांच में पता चला है कि सक्रिय नक्सली सदस्य छोटा संदीप प्रतिबंधित संगठन की हिंसक विचारधारा का प्रचार करने में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसका उद्देश्य लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। केंद्रीय एजेंसी ने आगे कहा कि छोटा संदीप स्थानीय ईंट भट्टा मालिकों और स्थानीय ठेकेदारों से लेवी के माध्यम से धन जुटाने में भी शामिल था, जिसमें अन्य आरोपित आरोपी रोहित राय, प्रमोद यादव, प्रमोद मिश्रा और अनिल यादव उर्फ अंकुश शामिल थे। इस मामले में जांच जारी है। और पटना में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के आवास और सरकारी कार्यालय में ईडी और आर्थिक अपराध इकाई की रेड चल रही है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई चल रही है और पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित विद्युत भवन कार्यालय में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के कार्यालय और उनके पटना वालीवास पर ये छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ संजीव हंस के ओएसडी विनोद के जहानाबाद वाले आवास पर भी छापेमारी जारी है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 21 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई 2024 को शुरू होगा और सत्र 12 अगस्त 2024 को समाप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूबे हुए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। और लखनऊ से रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, किस तरह की स्थिति है? बारिश का जो अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा, उसे देखते हुए क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए रमा, पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें बारिश का अलर्ट है। आज की पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात हो सकती है और पश्चिम के भी कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। पूर्व के जो हिस्से हैं उनमें ज्यादा बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बड़ी बात यह है कि जो अभी उत्तर पहाड़ों पर बरसात हुई थी उसका जो पानी नदियों में आया है, बाढ़ उसके कारण है। लेकिन जैसे हरदोई है, पीलीभीत है, लखीमपुर है और गोरखपुर है, तो गोरखपुर के ये शहरों में पानी भर गया। शाहजहांपुर है, तो कई जगह नदियों के कारण पानी भरा है और कई जगह बरसात, जैसे हरदोई में बरसात ठीक ठाक हुई उसके कारण उस शहर में पानी भर गया है। तो कई शहर भी इससे प्रभावित है। जो तराई का एरिया है, जो गंगा की तलाटी का है, जो राप्ती की तलाटी का है और सरयू, तो आप समझिए कि उफान पर है पूरी तरीके से। कई मंदिर उसमें समा गए हैं, चले गए, कई घर समा गए हैं, लोग गांव छोड़ करके बंधों पर आकर बसे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री ने इतना जरूर किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहत और बचाव कार्य पूरी तत्परता से किया जाए और सब कुछ उपलब्ध हो। एक किट बनाई, बाढ़ पीड़ित है उनको किट उपलब्ध हो जिसमें पानी से लेकर भोजन, मसाला, तेल, दवाओं का किट, सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था प्रशासन ने की, लेकिन बाढ़ का प्रकोप अभी कम होता नहीं दिख रहा है। नदियों में पानी अभी लगातार बढ़ रहा है। 9 से लेकर वाराणसी तक गंगा बाढ़ पर है। 2 जो घाट हैं वाराणसी के वो गंगा नदी के डूब गए हैं। इस तरीके से जो सरयू से लेकर के सीतापुर से लेकर अयोध्या तक जो सरयू का प्रकोप वो बड़ा दिख रहा है। तो अभी कम से कम निजात मिलती नहीं दिख रही है। प्रशासनिक तैयारी ठीक है, क्योंकि ये बाढ़ समय से पहले आ गई थी। ज्यादातर होता है कि अगस्त तक जो लोकल बारिश होती तो उसकी बाढ़ आती, तो उससे निजात के लिए तैयारी थी। हालांकि प्रशासन ने पहले तैयारी करती, बंधों की व्यवस्था की थी, बाढ़ पीड़ितों को कैसे रखा जाए इसकी व्यवस्था कर ली थी। उस कारण से थोड़ा न्यूनतम है, जो दुर्घटनाएं वो न्यूनतम है और समय पर ढंग से उनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन अभी बाढ़ है और ये जब तक पानी पहाड़ों से का पानी नीचे नहीं निकल जाएगा तब तक नदियों का रहेगा और अगर बारिश होती तो उसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। रमा, रामेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू।
और बिहार, यूपी, असम और महाराष्ट्र के कई शहर जल जमाव और बाढ़ की भीषण समस्या से इन दिनों जूझ रहे हैं। कई राज्यों में कुछ नदियां खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही हैं। इस कारण लोगों के आम जनजीवन और रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आफत की बारिश से राहत नहीं, उफान पर नदियां। असम, यूपी, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर। महाराष्ट्र, गुजरात में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। हर साल की तरह इस बार भी देश में मॉनसून की बारिश के साथ ही बाढ़ ने भी विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। असम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के कई जिले भारी बारिश के बाद या तो बाढ़ की चपेट में हैं या बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों के कई हिस्सों में बारिश से नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके मद्देनजर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और उनके घर, मकान, खेत सब पानी में डूब चुके हैं। बिहार और यूपी के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। बाढ़ राहत और बचाव के लिए केंद्र ने देश भर में एनडीआरएफ की 162 टीमें तैनात कर दी हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्र सरकार भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और बाढ़ की ताजा स्थिति की जानकारी ली और तीनों राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मध्य प्रदेश के धार में अनुमति के अनुसार आज बड़ी संख्या में भक्त भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कल ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में 98वें दिन चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। वहीं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग इलाकों की निशानदेही कर खुदाई में कई विशेष अवशेष जमीन से निकाले। इसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां तक मिलने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को हरियाली का प्रतीक माना जाता है। राज्य में हरेला का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली और सुख समृद्धि के प्रतीक पौराणिक लोक पर्व हरेला के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर 1 करोड़ से अधिक पौधों को सभी विभागों द्वारा लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कावेरी जल विवाद फिर से गर्मा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर राज्य सचिवालय में तमिलनाडु विधायक दलों की बैठक की अध्यक्षता की। कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने से इनकार करने की निंदा की। वीसी के प्रमुख तिरुमावलम ने अखिल भारतीय कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस सरकार तमिलनाडु को पर्याप्त कावेरी जल देने से इनकार कर रही है। इस बैठक के अंत में कावेरी जल विवाद पर अगली कार्रवाई पर एक प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। प्लास्टिक सर्जरी अब आम लोगों की पहुंच में भी है। बीते 25 साल में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में प्लास्टिक सर्जरी 250 गुना बढ़ी है। बाल प्रत्यारोपण, फेसलिफ्ट, नाक की सर्जरी सहित दूसरी सर्जरी की मांग भी बढ़ी है। बीते 10 साल में प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक में भी काफ़ी बदलाव आया है। प्लास्टिक सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित है और अगर विशेषज्ञों की देखरेख में हो तो अब एम्स सहित दूसरे देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं बढ़ी हैं। देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी अब आम आदमी की पहुंच में हो गई है। अब एम्स सहित दूसरे देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं बढ़ी हैं। बीते 25 साल में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में प्लास्टिक सर्जरी 250 गुना बढ़ी है। बीते 10 साल में प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक में काफी सुधार हुआ है। खासकर एसिड अटैक सर्वाइवर, आग से जले हुए, दुर्घटना में चोटल और दूसरे कारणों से खराब हुए त्वचा को फिर से पहले की तरह करने का प्रयास किया जा रहा है। मौजूदा समय में कई नई दवा भी आ गई हैं, जिस कारण यह सरल के साथ आसानी से सुलभ हो रही है। हेयर ट्रांसप्लांट कराना भी अब आसान हुआ है। डॉक्टर मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित है, बशर्ते विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में की जाए। एम्स में इससे जुड़ी लगभग सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी एंटीबायोटिक है, अच्छी इन्फेक्शन है, नई टेक्निक्स है, जैसे बोटॉक्स है या फिलर हैं और इम्प्लांट है। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं पिछले 10 साल में, जिनको मैं कह सकता हूँ कि सेफ्टी का मार्जिन बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ा है हमारा। एम्स में आप लोग क्या क्या करते हैं? एम्स हम सारे कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रोसीजर करते हैं, राइट फ्रॉम लाइपोसक्शन से लेकर जो हेयर के जो PRP हैं और स्कार रिवीजन है या चेस्ट सर्जरी है, गायनेकोमेजिया की जिसे बोलते हैं, राइनोप्लास्टी है, तो जितनी कॉस्मेटिक सर्जरी की रेंज हम पूरी करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। किसको कॉस्मेटिक सर्जरी करानी चाहिए, किसको नहीं, ये डॉक्टर्स की सलाह पर किया जाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया से देखकर। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस स्टेज में होना चाहिए, कितनी उम्मीद कर सकते हैं। अब कई बार ये आते हैं कि यंग लड़के आते हैं कि कभी उनको ट्रांसप्लांट या उनको लगता है कि बाल कम हो रहे हैं या उनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि नहीं, आपको अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ जो है 50s में आते हैं, वो कहते हैं कि उनके बाल बहुत कम है। कहते हैं 20 साल जब थे तब हमारे बाल जो है इस तरीके के हुआ, तो फ़ोटो ले आते हैं कि मुझे इस तरीके का चाहिए, तो उतना वो संभव नहीं होता है। तो इसलिए ये जानकारी होना, पेशेंट का प्रॉपर सिलेक्शन होना, उस पर प्रॉपर प्रोसीजर होना, उसकी प्रॉपर देखभाल होना, ये सारी ही जो कंपोनेंट्स हैं मैनेजमेंट के, जो इलाज के, वो बहुत ज़रूरी है। विश्व प्लास्टिक दिवस के मौके पर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीते एक हफ्ते में देश भर में 15,000 प्लास्टिक सर्जरी की गई हैं। पिछले एक सप्ताह में एम्स में ऐसी 82 सर्जरी की गई हैं। इसमें बालों का प्रत्यारोपण, PRP, कटे हुए हाथों को जोड़ना, माइक्रो सर्जरी, आग से जले हुए की त्वचा को ठीक करना शामिल है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून 2024 में भारत का कुल निर्यात 5.40% बढ़ने का अनुमान है। कुल मिलाकर अप्रैल-जून 2024 के दौरान कुल निर्यात 8.5% से ज़्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि जून 2024 में व्यापारिक निर्यात 2.55% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 35.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि जून 2023 में ये 34.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-जून 2024 के दौरान निर्यात का संचयी मूल्य 109.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-जून 2023 के दौरान ये करीब 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये करीब 6% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात में 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो जून 2023 में 25.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जून 2024 में 27.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जून 2024 में व्यापारिक निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालकों में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफ़ी और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन शामिल हैं। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात जून 2023 में 8.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10.27% बढ़कर जून 2024 में 9.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात जून 2023 में 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16.91% बढ़कर जून 2024 में 2.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और आपको बता दें, अभी खबर आ रही है, बिहार में नीट पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। नीट का पेपर चोरी करने वाले आरोपी को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। CBI ने ये गिरफ्तारी की है
और ज़्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण। मधुरेश, बड़ी कार्रवाई सीबीआई की, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? तो यहाँ ऑफिस है, मैं उसके बाहर ही खड़ा हूँ और सीबीआई ने आज बड़ा एक्शन लिया है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले व्यक्ति का नाम पंकज बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पटना से हुई है। पंकज पर यह आरोप है कि जिस ट्रंक में क्वेश्चन पेपर ले जाया जा रहा था, पंकज ने वहां से क्वेश्चन पेपर निकाला था, यानी चोरी किया था और उसके बाद उसको फोटो स्टेट करा करके बाकी लोगों को उसने बांटा था, जिसके बाद प्रश्न पत्र को सॉल्व वगैरह कराया गया था। तो पंकज की गिरफ्तारी को सीबीआई एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख रही है और समझा जा रहा है कि पंकज से कई अहम राज भी पता लगेंगे। इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है। जो राजू है वो भी पंकज का सहयोगी है और ऐसा बताया जा रहा है कि राजू ने पंकज की मदद की थी क्वेश्चन पेपर को बाकी लोगों तक पहुंचाने में। जी अच्छा जी मधुरेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पंकज और राजू जिनकी गिरफ्तारी की गई है, ये इनके बारे में और क्या पता चला है, किस क्षेत्र से ये संबंधित है, किस तरह से इनके तार और भी लोगों से जुड़े होने की पूरी संभावना है? जी बिल्कुल, इनके तार बिल्कुल संजीव मुखिया और रॉकी और अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो अभी जो रॉकी की गिरफ्तारी हुई है उसी के दिए हुए जानकारी के आधार पर पंकज की गिरफ्तारी की गई है। पंकज मुख्य रूप से बोकारो का रहने वाला है और उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो जमशेदपुर में हुई है। उसके बाद वो कुछ बिजनेस और कुछ अलग तरह के दूसरे कामों में वो करता था, लेकिन उसके वो एक्चुअल काम क्या करता था उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है और राजू उसका सहयोगी बताया जा रहा है। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिए मधुरेश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो इनके तार हैं वो कई लोगों से जुड़े हुए हैं और इस मामले में और भी कई खुलासे होंगे, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।